राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अध्याय 8 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 8 ध्यान रखिए, अध्याय 8 की बात कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला चैप्टर अगर टीपीए के अंतर्गत कोई है तो वो है अध्याय 8, जो धारा 3 से कनेक्ट होता है। धारा 3 में अनियोजित दावा की परिभाषा दी गई है, एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया गया है। धारा 3 के अंतर्गत टोटल 7 शब्दों की डिफिनीशन दी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर परेशान करने वाला कोई डिफिनीशन है तो वो एक्शनेबल क्लेम है। आज ये परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। बिल्कुल आप लोग चैनल पे बने रहिए। यदि नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। गुरु दक्षिणा यही होगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, अन्यथा इतना वीडियो डाल देंगे कि आप लोग देखने के लिए मजबूर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, नींद हराम हो जाएगी। तैयारी करने के लिए आप इतना लालायित हो जाओगे कि वीडियो को बार बार देखोगे, एक बार नहीं 1000 बार देखोगे जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। इतना कहने के बावजूद भी अगर लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो तो बहुत आगे जाओगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या? अनियोज्य दावा। अनियोज्य दावा बहुत परेशान करने वाला टॉपिक है, ये बहुत परेशान करने वाला टॉपिक है। और ये अनियोजित दावा ये न केवल बच्चों को परेशान करता है बल्कि अच्छे अच्छे लोगों के भी छक्के छुड़ा देता है। लेकिन आज इसके छक्के छुड़ा दूंगा, परेशान मत होना आप लोग, केवल धैर्य से वीडियो को देखते रहना। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले संपत्ति अंतरण अधिनियम पे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में वीडियो बनाया जा चुका है। क्रम वाइज जरूर देखना, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन क्रम वाइज आपने पूरे वीडियो को एक बार देख लिया उस दिन पूरा टीपीए लगेगा कि आप ही उसके ड्राफ्ट मैन हैं, लगेगा आप ही उसके ड्राफ्ट मैन हैं। इतना आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। और ये टीपीए ऐसी संपत्ति, ये ऐसे एक्ट है, ऐसा कानून है कि अगर इसको बच्चों को पहले पढ़ा दिया जाए नए बच्चे को तो वो तैयारी की अपनी दिशा बदल देता है। ठीक है, आइए। लेकिन वो पहले दिन चाहे पढ़ाया जाए मेरी क्लास में, चाहे दूसरे दिन पढ़ाया जाए, अपनी तैयारी की दिशा नहीं बदल सकता। आप देखिए इस वीडियो को। एक्शनेबल क्लेम पे अनियोज्य दावा अध्याय 8 है ये। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं गया है, ये अध्याय 8 अंतिम अध्याय है। ठीक है, इस संपत्ति अंतरण अधिनियम पे जो पहले के वीडियो बने हैं उनको सबसे पहले जरूर देख लीजिएगा और क्रम वाइज देखना सीख जाइए, क्रम वाइज देखना सीख जाइए, अन्यथा ज्ञान आपका अधूरा रह जाएगा और किसी काम का नहीं रह जाएगा। अनियोज्य दावा पे आपका ये वीडियो 2 पार्ट में अनियोज्य दावा को बनाऊंगा। ठीक है, पहले पार्ट में इसकी डिफिनीशन को आज बताऊंगा, दूसरे पार्ट में अध्याय 8 का उल्लेख करूंगा। लेकिन मोटा मोटा पूरे अध्याय को मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम की डिफिनीशन कहां है, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, धैर्य रखो, धैर्य रखो, अभी बता रहे हैं क्या होता है। पहले तो एक्शनेबल क्लेम की डिफिनीशन समझो कहां है, धारा 3 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद जो भी कुछ होता है एक्शनेबल क्लेम भूल जाओ, बस इतना शब्द रखो, एक्शनेबल क्लेम अनियोज्य दावा। इसका ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, इसका ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं, किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, इसके लिए पूरा एक चैप्टर 8 है, अंतिम अध्याय संपत्ति अंतरण अधिनियम का ये अंतिम अध्याय है, अध्याय 8। समझ में नहीं आता है लोगों को, बहुत परेशान होते हैं, आधा अधूरा जानकारी होता है, बच्चों को सही से पढ़ाते नहीं है, छोड़ देते हैं इस प्रोविजन को, कहते हैं एग्जाम में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तब बच्चा को तब समझ में आता है जब एग्जाम में गलत करके आता है। आइए देखिए, एक बार इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, पूरे दावे के साथ कहता हूं। आइए देखिए, सबसे पहले अनियोज्य दावा पे जो चैप्टर 8 है इसमें टोटल 130 से 137 तक यानी 8 धाराएं रखी गई। इन 8 धाराओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। धारा 30 में यानी डिफिनीशन धारा 3 में, और धारा 130 में अनियोज्य दावा का अंतरण है, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। उसके बाद धारा 131 क्या है, सूचना का लिखित एवं हस्ताक्षरित होना, यानी जो नोटिस है वो रिटन और साइंड होगा। ठीक है, उसके बाद धारा 132 132 में कहा गया एक्शनेबल क्लेम जो है उसके दावे के अंतर्ती का दायित्व क्या होगा, यानी जब एक्शनेबल क्लेम जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसको ट्रांसफर ही कहते हैं। ठीक है, और अंतर्ती का लायबिलिटी क्या होगा, उसका दायित्व क्या होगा। 131 में बताया गया है, 133 में ऋणी के शोधन क्षमता की वारंटी देना। ऋणी जो है उसके शोधन क्षमता की वारंटी देना क्या होता है ये नहीं समझ में आता है लोगों को। ये शोधन क्षमता क्या होता है, वारंटी क्या होता है नहीं समझ में आता है। सब हवा निकल जाएगी आज इसकी। आज इस अधिनियम का जो बहुत टाइट बना हुआ है लोगों को बहुत परेशान करता है ना, इसकी हवा निकाल दूंगा।
दूसरे में देखिए 134 लिखा बंधकित ऋण, बंधकित ऋण के बारे में बताया गया 134। यहाँ कहाँ से बंधक उंधक आ गया, ठीक है, जबकि बंधक की बात तो चैप्टर 5 में की गई है, तो 4 में की गई है, यहाँ बंधक की बात कहाँ से आ गई है बताऊंगा, इसको धैर्य रखिए, इसको भी समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अग्नि बीमा पॉलिसी की बात की गई 135, जिसपे एक्शनेबल क्लेम लागू नहीं होता है, ठीक है, अभी उसको भी समझाऊंगा। 136 में कहा गया असमर्थता, ठीक है, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पक्ष में एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण धारा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन बच्चों के गलत हो जाते हैं। और लास्ट में सेविंग क्लाज है 137, उसको भी समझाऊंगा कि एक्शनेबल क्लेम किस पे लागू नहीं होता है। लेकिन धैर्य रखिए, आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, रुक के जाके सब्सक्राइब कर लो, पहला काम सब्सक्राइब कर लो, आराम से मत देखो नहीं, सब्सक्राइब कर लो पहले चैनल को, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियो आने वाले हैं, भविष्य में बहुत सारे वीडियो आएंगे, लाइन लग जाएगी, देख नहीं पाओगे, नींद हराम कर दूंगा, देखने के लिए परेशान हो जाओगे। चैनल को बस केवल सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहो, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी असली, ठीक है। ऐसे वीडियो आप लेते रहो लगातार, आके आ जाओ। सबसे पहले धारा 3 देख लो, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, यहाँ डिफिनीशन दी गई है धारा 3 में, एक्शनेबल क्लेम की डिफिनीशन दी गई है। आ जाइए अब समझाता हूं क्या होता है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब सीधा सा मतलब है ऐसा कोई दावा, ऐसा कोई मेरा अधिकार जिसपे हम उपचार कोर्ट में मांग सके, ऐसा मेरा कोई दावा जिसपे हम कोर्ट में उपचार मांग सके। यानी अब फिर से दूसरी भाषा में, ऐसा कोई अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हो, ऐसा कोई अधिकार, ऐसा कोई दावा, ऐसा कोई क्लेम जो कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल हो, विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, वो एक्शनेबल क्लेम की श्रेणी में आता है। लेकिन हर एक्शनेबल क्लेम जो विधि द्वारा, वो जो हर दावा, हर राइट जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, एक्शनेबल क्लेम नहीं कहलाता है। लेकिन सबसे पहली शर्त तो यही है कि वो विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। यानी मेरा ऐसा कोई दावा, ऐसा मेरा कोई राइट जिसके लिए उपचार पाने का हक मुझे कोर्ट देती है कानून के माध्यम से, वो एक्शनेबल क्लेम की श्रेणी में आता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी और समझाऊंगा इसको, ठीक है। लेकिन इस दावे में जब समझे, दावे दो तरह से होते हैं, एक सोशल राइट होता है, एक लीगल राइट होता है। सोशल राइट का मतलब होता है ऐसे अधिकार जिनके लिए उपचार हम कोर्ट में नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन लीगल राइट का मतलब होता है ऐसे अधिकार जिनके उपचार के लिए दावा हम कोर्ट में प्राप्त कर सकते हैं, उपचार ले सकते हैं, विधि ने हमें ये राइट दिया है। लेकिन सभी विधिक अधिकार, ठीक है, सोशल अधिकार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन सभी सोशल राइट विधिक अधिकार नहीं होते हैं। मैंने अपने दोस्त को बुलाया अपने घर पे, आ जाओ भाई, चाय बना रहा हूँ, आ जाओ, पीना है, ठीक है, मैगी भी लेकर आया हूँ, उसको भी खिलाऊंगा। और जब दोस्त आ गया तो मैं कहा भाई पैसा जेब में नहीं था, मजबूर था, मैं नहीं ला पाया। तो दोस्त तो आ गया चाय पीने के लिए, मैगी खाने के लिए, लेकिन जेब में मेरे पैसा ही नहीं। तो मैं तो उसको कहा, मेरे कहने पे आया, प्रपोजल मैंने किया, एक्सेप्टेंस भी हुआ, एग्रीमेंट भी बना, संविदा भी बन गई। लेकिन क्या ये संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय है? क्या वो कोर्ट में जा करके मेरे खिलाफ नुकसानी की भरपाई करवा सकता है कि मैं उतना दूर से आया चाय पीने के लिए, पिलाए नहीं करा सकता है। ये सोशल राइट की श्रेणी में आता है। कैसा राइट है? सोशल राइट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सोशल राइट हैं जिसका परिवर्तन कोर्ट के माध्यम से नहीं होता है। जैसे आपके गांव में कोई कार्यक्रम चल रहा था, आपके मोहल्ले में कोई कार्यक्रम चल रहा था, आपको निमंत्रण नहीं दिया गया, आप बहुत क्लोज थे, निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई पुरानी रंजिश रही होगी, नहीं दिया गया, और क्या, ठीक है। लेकिन अगर निमंत्रण नहीं दिया गया, आप उसको लोगों से कह सकते हो, उनके हित मित्र से कह सकते हो, दोस्त नातेदार से कह सकते हो, लेकिन कोर्ट से नहीं कह सकते हो कि साहब मुझे बुलाए नहीं है, अच्छा मुझे कंपनसेशन दो। क्यों? क्योंकि ये केवल सोशल राइट है। लेकिन घर बुला करके अगर भगा दिया गया,
लोगों के बीच अपमानित किया गया, तुम नीच जात के हो, यहाँ नहीं आ सकते हो, लोगों के बीच नहीं खा सकते हो, ये आपका लीगल राइट बन जाएगा, क्योंकि अपमानित करने का किसी को हक नहीं है, घर से भगा नहीं सकता। बुलाने के लिए तो बाध्य नहीं है, लेकिन बुला लिया तो भगा नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ये कानून आपको राइट देती है। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे अधिकार जो उपचार जिनके लिए हम कोर्ट में प्राप्त कर सके, बशर्ते वो उपचार, जो उपचार मांगने जा रहा हूं, जो हम ऋण मांगने जा रहा हूं, जो उपचार की दावा कर रहा हूं, जो कर्ज की दावा कर रहा हूं, जो मेरा बकाया है, वो सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए भाई। वो सिक्योर्ड ऋण ना हो, वो ऐसा ऋण हो, वो ऐसा लाभ हो जो सिक्योर्ड ना हो। सिक्योर्ड का मतलब होता है कि हम अन्यथा उसे वसूल सकें किसी चीज से, अगर वो नहीं भी दे तो हम उसे वसूल सके, उसे कहते हैं सिक्योर्ड ऋण। जैसे अगर मैं अपनी जमीन पे किसी से 1 लाख रुपया कर्ज ले लिया, उसके बदले मैंने जमीन उसको दे दिया, कब्जा दे दिया हूं, उपभोग कर रहा है, तो ये बंधक इसको कहते हैं, मॉर्गेज कहते हैं, और ये सिक्योर्ड डेब्ट है। ये कैसा है? ये सिक्योर्ड है। अगर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा तो उस जमीन को ले लेगा, उसी से यूज करके तब वो वापस करेगा जमीन जब खत्म हो जाएगा। कंडीशनल मार्गेज होता है, एक कंडीशनल मार्गेज जिसमें संपत्ति बेच दी जाती है लेकिन ट्रांसफर नहीं होता है। जब मैं पैसा वापस नहीं करूंगा निर्धारित समय पे, तब वो उसको विक्रय को अपने पक्ष में प्रभावी करा सकता है। तो उसका जो ऋण है वो सिक्योर्ड है कि नहीं है? अगर मैं नहीं दिया तो मेरी जमीन को जो मैंने उसको बेचा है, ठीक है, उसको प्रभावी करवा लेगा। तो ये कैसे ऋण है? ये सिक्योर्ड डेब्ट है, ये कभी भी अनियोज्य दावा नहीं हो सकते। अगर मैं किसी को 10 रुपया इस शर्त पे दिया हूं कि अपनी घड़ी तब तक मुझे दे दो और जब पैसा वापस कर देना तो घड़ी ले लेना, तो ये तो सिक्योर्ड है ना। अगर वो नहीं दे पाएगा तो मैं घड़ी रखे रहूंगा, तो ये अनियोज्य दावा नहीं है। टेलर के यहाँ जाते हो कपड़ा सिलवाने के लिए, अगर वो कपड़ा आपका रखा है तो भी उसको पैसा पाने का हक है ना सिलाई का, तो उसका सिक्योर्ड ऋण है, वो अनियोज्य दावा नहीं है। लेकिन कपड़ा ले आए इस शर्त पे कि पैसा बाद में दे देंगे, और कपड़ा ले आए हो इस शर्त पे कि पैसा बाद में दे देंगे, और अभी आप पैसा नहीं दिए, तो अब ये सिक्योर्ड नहीं रह गया उसका बकाया भाई, सिक्योर्ड नहीं रह गया वो। लेकिन वाद तो ला सकता है ना, वसूल करने का तो राइट है कोर्ट के माध्यम से उसे, तो ये एक्शनेबल क्लेम बन जाएगा। आइए और समझाते हैं। एक्शनेबल क्लेम का मतलब ऐसा दावा, ऐसा 2 चीजें, ऐसा कोई ऋण का मतलब है कि कोई निर्धारित रकम या किसी चल संपत्ति में लाभप्रद हित, 2 चीजें लिखी हुई हैं। कोई ऋण हो, ठीक है, जो मुझे मिलना हो किसी से, मैंने बकाया, कोई बकायेदार हो मेरा जो मुझे मिलना हो, अब बस वो सिक्योर्ड ना हो, वो सिक्योर्ड ना हो। जैसे कोई किराएदार है, तो किराएदार है, किराया बकाया है, तो सिक्योर्ड कहाँ है वो, तो वो अनियोज्य दावा बन जाएगा। मैं वसूल तो सकता हूं, मैं ऑटो चालक हूं, मैं रिक्शा चालक हूं, मैं बस चालक हूं, आपको बैठा के ले गया हूं जहां तक आपने कहा, आप उतर गए हो, पैसा नहीं दे रहे हो, तो बकाया जो पैसा है वो अनियोज्य दावा है कि नहीं है? क्या वो सिक्योर्ड है? मैं उसके बदले में क्या लूंगा? कुछ तो आप दिए नहीं हो, लेकिन मैं वसूल तो सकता हूं ना। हाँ, तो वो अनियोज्य दावा है। तो कोई ऋण, तो एक तरह से वो ऋण हो गया ना, यानी जो किराया बकाया है, मजदूरी बकाया है, ठीक है, वो क्या है? वो ऋण है, वो अनियोज्य दावा है। क्यों? क्योंकि सिक्योर्ड नहीं है। इसी तरह से किसी चल संपत्ति में लाभप्रद हित, किसी चल संपत्ति में कोई लाभप्रद हित भी अनियोज्य दावा है। कैसे? कपड़ा अगर आपने दे दिया टेलर के यहाँ सिलने के लिए, तो वो कपड़ा चल संपत्ति है, ठीक है, और उस संपत्ति में लाभ है, लाभप्रद हित है। क्या है? उसको पैसा मिलना है, तो उसको जो पैसा मिलना है वो क्या है? वो अनियोज्य दावा है। लेकिन कब? जब कपड़ा आप ले आए हो, पैसा ना दिए हो। अगर कपड़ा उसी के पास है तो कपड़ा देगा ही नहीं, उसका पैसा तो सिक्योर्ड है। लेकिन वो कपड़ा 1 ही रुपये का कीमत है, कपड़े की कीमत 10 रुपया है, और वो पैसा हजारों रुपया बकाया है, तो सिक्योर्ड कहाँ है? ये अनियोज्य दावा बन जाएगा तब,
ठीक है। तो अनियोज्य दावा का मतलब कि ऐसा कोई अधिकार, ऐसा कोई दावा जिसे न्यायालय उपचार योग्य समझता है, यानी जिसे न्यायालय उपचार योग्य समझता है, अर्थात जिसे न्यायालय में उपचार प्राप्त किया जा सके, और वो ना तो बंधक हो, ना तो गिरवी हो, और ना किसी तरह से अन्यथा सिक्योर्ड हो। ना तो बंधक हो ना गिरवी हो। भाई बंधक गिरवी दो शब्द क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अचल संपत्ति है तो बंधक होता है, चल संपत्ति है तो गिरवी होता है। ठीक है, जैसे हम 10 रुपया ये अपना मार्कर दे करके आपको, ठीक है, आपसे 10 रुपया कर्ज ले लिए हैं, तो वो आपका जो 10 रुपया बकाया है ना वो सिक्योर्ड है, अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो ये मार्कर आप रखे रहोगे। ये अनियोज्य दावा नहीं है। लेकिन आप ऐसे मुझसे मैं आपसे 10 रुपया ले लिया, कुछ दिया नहीं, तो ये 10 रुपया लिया हूं तो आपका मैं बकाया हूं ना 10 रुपये का, तो ये क्या कोर्ट से आप वसूल नहीं सकते? वसूल सकते हो। तो ये अनियोज्य दावा है। लेकिन उसके बदले अगर कुछ आप दे दिए हो या मैं दे दिया हूं तब वो अनियोज्य दावा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऋण अगर नहीं दिया जाएगा तो वो उसी में काट लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या आपने समझा कि ऐसा कोई चल संपत्ति में कोई लाभप्रद हित या कोई डेप्ट, कोई ऋण है, ठीक है, जो न्यायालय द्वारा वसूल किए जाने योग्य हो, यानी कोर्ट में अगर हम जाएं तो कोर्ट मेरे पक्ष में डिक्री पास कर दे, यानी हमारा वाद यह कहते हुए खारिज ना करे कि इस पे तो आपको कोई राइट नहीं है विधिक। ठीक, हाँ, तो ये क्या है? अनियोज्य दावा है। लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए, ये बंधक या गिरवी के रूप में नहीं होना चाहिए। क्यों बंधक गिरवी के रूप में? क्योंकि बंधक और गिरवी हमेशा सिक्योर्ड होता है। ठीक है, तो या तो बंधक गिरवी के रूप में सिक्योर्ड ना हो या तो अन्यथा सिक्योर्ड ना हो। ठीक है, तो वो सब अनियोज्य दावा की श्रेणी में आता है। यही धारा 3 में लिखा हुआ है। और दूसरी चीज, जो ऋण है वो हमेशा निर्धारित होनी चाहिए। जो ऋण है वो निर्धारित होनी चाहिए। अगर निर्धारित ऋण नहीं है तो भले वसूल करने का राइट है, वो एक्शनेबल क्लेम नहीं कहलाएगा। फिर से, तो इसका मतलब फिर क्या होगा? यानी किस तरह का निर्धारित ऋण हो? सबसे पहले तो काम करिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊं। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, लगातार करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, वीडियो को लोगों तक पहुंचता रहे, लोग देखते रहें, ज्ञान लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अब क्या, जैसे कोई अपकृत हुआ है, टार्टियस लायबिलिटी है। टार्टियस लायबिलिटी में कोई व्यक्ति मेरे घर आया था, ठीक है, चारपाई पे बैठने लगा, पैर उसका नीचे लग गया मटके में और मटका नीचे दब गया, यानी मटका नीचे फूट गया। भाई तो मटका फूट गया तो ये टार्टियस लायबिलिटी बनेगी कि नहीं? ये अपकृत्यात्मक दायित्व है, ये आपको मटके का दाम देना पड़ेगा। लेकिन कितना, ये निर्धारित नहीं ना कंपनसेशन। मटका कितना मूल्य का है, क्या है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, कोई फिक्स तो है नहीं। तो ये क्या है? ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। संविदा भंग कर दिया किसी ने, मैंने शादी करने की संविदा की थी किसी से और उसने मना कर दिया, शादी के 1 दिन पहले मना कर दिया, मैं नहीं शादी करूंगा, तो मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ कि नहीं? ये संविदा थी, संविदा आपने ब्रीच कर दिया, तो कंपनसेशन पाने का हक है कि नहीं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता भाई, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता, अगले को शादी करने के लिए मैं मजबूर नहीं करा सकता न्यायालय से, लेकिन उससे कंपनसेशन तो ले सकता हूं ना। हाँ, कंपनसेशन ले सकता हूं, लेकिन कितना मिलेगा ये तो कोर्ट बताएगा। इस नाते ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। तो संविदा भंग होने पे या कोई अपकृत्यात्मक कार्य होने पे, टार्टियस लायबिलिटी उत्पन्न होने पे जो हमें क्षतिपूर्ति पाने का हक है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मात्रा निर्धारित नहीं है। तो कुल मिला के फिर क्या होना चाहिए कि कोई ऐसा नियोज्य दावा, ठीक है, जो न्यायालय द्वारा उपचार प्रदान किए जाने योग्य हो, ठीक है, और वो ऋण ना हो, वो डेप्ट ना हो, बंधक ना हो, ठीक है, सॉरी, ऋण तो है लेकिन वो सिक्योर्ड ऋण ना हो या वो मार्गेज या गिरवी के रूप में ना हो, तो अनियोज्य दावा कहलाएगा। फिर से एक बार सिंपल समझिए, सिंपल, लेकिन सबसे पहले लाइक कर लो, जल्दी जल्दी लाइक कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, भूलो नहीं भाई, हंसो नहीं, लाइक करो जल्दी से, शेयर कमेंट कर लो जल्दी से, जल्दी कर लो, फिर आगे आ जाओ। अब क्या देखना है आपको कि कोई
अचल संपत्ति का बंधक या कोई गिरवी से भिन्न किसी चल संपत्ति में कोई लाभप्रद हित, ठीक है, चल संपत्ति में लाभप्रद हित या कोई ऋण जो अनसिक्योर्ड हो, जो सिक्योर्ड ना हो, सुरक्षित ना हो, वहां डूबने का खतरा हो। अगर अगला ना दे तो वह डूब जाएगा। कुछ मेरे पास नहीं है जिससे मैं काट लूंगा, जिससे मैं निकाल लूंगा, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, अनसिक्योर्ड है, तो वो क्या है, वो अनियोज्य दावा है। बशर्ते कि वो कोर्ट में अगर हम जाएं तो वाद इस आधार पे खारिज ना हो कि आपका वो सिविल राइट नहीं है, यानी सिविल राइट मेरा बन रहा हो, वसूल करने का राइट मेरा हो, तब वो अनियोज्य दावा है। यही तो लिखा है डिफिनीशन में धारा 3 में। अब आइए देखते हैं अनियोज्य दावा में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। ये लिस्ट बहुत पूछी जाती है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा नियोज्य दावा नहीं है, कौन सा नियोज्य दावा है। रटना नहीं है, समझना है। जो फार्मूला बताया हूं वही ध्यान रखना। सबसे पहले वो किसी तरह से सिक्योर्ड ना हो, किसी तरह से सिक्योर्ड ना हो, वसूल करने का राइट हो, और जो रकम है वो निर्धारित हो। ठीक है, आ जाइए। अनियोज्य दावा है क्या है? अद्दत मेहर, जो मुस्लिम में महिला को जो शादी के समय मेहर दिया जाता है, ठीक है, वो रकम शादी के तुरंत समय दिया जा सकता है, शादी के बाद भी दिया जा सकता है। ऐसा प्रावधान पर्सनल लॉ में किया गया है। तो ऐसा प्रावधान पर्सनल लॉ में किया गया है कि मेहर की रकम शादी के समय या शादी के बाद भी कुछ शर्तों के अधीन दिया जा सकता है। अगर वो नहीं दिया गया तो महिला को वसूल करने का राइट तो है ना, तो ये एक्शनेबल क्लेम है। अगर वो पति ना दे तो महिला क्या करेगी? महिला के पास कुछ भी ऐसा नहीं जिससे वो काट ले, ठीक है, जिससे वो वसूल ले। एक ही रास्ता है कि वो कोर्ट में जाके कहेगी साहब ये वसूल मेरा मेहर की रकम दिलवाइए, अब ये शादी खत्म हो रही है, मेहर की रकम दिलवाइए। कोर्ट दिलवा देगा, पति का कान पकड़ के ऐंठ देगा, दे मेहर रकम, जल्दी से दे। क्यों नहीं दे रहा है उसका? अगर उसके पास पहले कुछ सिक्योरिटी होती ना तो काट नहीं लेती, दो मेहर की रकम। तो ये अनियोज्य दावा है। फिर क्या है? बीमा पॉलिसी के अधीन देय संपत्ति। बीमा पॉलिसी के अधीन देय संपत्ति जो होती है वो भी अनियोज्य दावा की श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके बाद बकाया किराया। तो बीमा पॉलिसी के अधीन देय संपत्ति जो है, जो बीमा के माध्यम से आपको रकम मिलना है, वो सिक्योर्ड कहाँ है? वो कहाँ सिक्योर्ड है? अगर बीमा कंपनी ना दे तो आप मजबूर हो कोर्ट में जाने के लिए, आप मजबूर हो कोर्ट में जाने के लिए। आपके पास कुछ ऐसा नहीं बीमा कंपनी का जिससे वसूल लो, इस नाते ये अनियोज्य दावा है। ठीक है, बकाया किराया। बकाया किराया बकाया है, अगर आपका उसके बदले में कुछ रखे नहीं हो जिससे काट सको तो वो अनियोज्य दावा है। ठीक है, कोचिंग फीस। अगर आप मेरे यहाँ पढ़ लिए 1 महीना 2 महीना पढ़ लिए और वो फीस अभी नहीं दिए हो तो फीस वसूलने का राइट है कि नहीं? मुझे है, वो कोचिंग फीस वसूलने का राइट है। आप कुछ ऐसा नहीं रख के गए हो जिससे मैं वसूल लूं, या जो मैं आपके दिमाग में भरा हूं ज्ञान, जो दिमाग में ज्ञान भरा हूं, कोई अब ऐसी चाबी मेरे पास नहीं है जिससे मैं उसको खत्म कर दूं या निकाल लूं वहां से। ठीक है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है उसकी फीस तो देनी पड़ेगी, तो मैं कोर्ट के माध्यम से वसूल सकता हूं। ये भी एक्शनेबल क्लेम है। फिर है कपड़े की सिलाई। टेलर के यहाँ कपड़ा दे दियो हो, कपड़ा लेके चले आए, पैसा बाद में देने की शर्त पे, पैसा बाद में देने की शर्त पे। तो क्या होगा? अगर पैसा बाद में देने की शर्त पे देकर आए हो तो ये एक्शनेबल क्लेम है। लेकिन कपड़ा रखे हुए है, कपड़ा रखे हुए है तो पैसा दोगे तभी देगा, तो वो बकाया तो आप हो, लेकिन क्योंकि आपकी वो संपत्ति उसके कब्जे में है और ये शर्त है धारा 3 में कि वो संपत्ति दावेदार के कब्जे में ना हो, यानी जो दावा कर रहा है उसके कब्जे में वो संपत्ति ना हो जिसमें लाभ मिलना है। ठीक है, तभी अनियोज्य दावा होगा। और कपड़ा तो टेलर के कब्जे में रखा है, इस नाते दावा तो उसका है लेकिन एक्शनेबल क्लेम नहीं है। वो कोर्ट में जाके नहीं कह सकता, कोर्ट में जाके नहीं कह सकता कि साहब मेरा रकम मेरा पैसा दिलवाइए। कोर्ट कहेगा ठीक है कपड़ा तो रखे हो, ले जाओ बेच लो वही। समझ आएगा? क्योंकि वो सिक्योर्ड है, वो सिक्योर्ड है। आगे, लेकिन अगर कपड़ा ले आए हो पैसा नहीं दिए हो तो अनियोज्य दावा बन जाएगा। आगे आ जाओ, जूता पॉलिश शुल्क। जूता पॉलिश करवा लिए मोची के यहाँ, जूता पॉलिश करवा लिए हो, जूता पैर में पहन लिए, जूता पैर में पहन लिए हो, चलने लगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। अगर नहीं दोगे तो वो एक्शनेबल क्लेम है, वसूल लेगा आपसे। ठीक है, आपसे वसूल लेगा। लेकिन जूता रखे हुए है मोची, कह रहा पैसा दो पहले, अब पैसा नहीं दे रहे हो तो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। क्यों? जूता तो रखा हुआ है आपका। लेकिन अगर जूता पहन लिए तो एक्शनेबल क्लेम बन जाएगा। आगे, मजदूरी। मजदूरों से मजदूरी करवा लिए हो, उनकी मजदूरी नहीं दे रहे हो,
ठीक है, तो वो एक्शनेबल क्लेम है। बहुत सारे ठेकेदार लोग, ठीक है, बहुत सारे ठेकेदार लोग लोगों को ले जाते हैं, काम करवा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, पैसा मार लेते हैं, एक्शनेबल क्लेम है, ये एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है। लेकिन अगर उस मजदूर के पास उनकी कोई मशीन रखी हुई थी, वो मशीन रखे हुए है, और मशीन रखे हुए है तब तो सिक्योर्ड है, नहीं पैसा दोगे तो मशीन बेच के निकाल लेगा, तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। फिर आ जाइए उसके बाद ऑटो किराया, मैं पहले ही बता दिया, ऑटो किराया, ऑटो के पास, रिक्शे के पास कुछ आपका ऐसा चीज नहीं होता जो रखे, हाँ बैग वगैरह रख लिया है तब वो एक्शनेबल क्लेम नहीं रह जाएगा, लेकिन बैग आप अपना ले लिए हो तब एक्शनेबल क्लेम बन जाएगा। वीडियो लाइक जल्दी जल्दी करते रहो लाइक, ऐसे ही वीडियो आता रहेगा धमाकेदार, ठीक है। अग्रिम धन की वापसी, अग्रिम धन, कोई धन पहले से दिए हो तो उसकी वापसी, ये भी एक्शनेबल क्लेम की श्रेणी में आएगा। विक्रय निरस्त होने पे क्रय मूल्य का दावा, विक्रय निरस्त हो गया है तो क्रय मूल्य जितने पे आपने उसे खरीदने की शर्त दी थी, तो जितना दिया था उतना वापस पाओगे ना, तो रकम निर्धारित है, अनसिक्योर्ड है, एक्शनेबल क्लेम है। फिर है व्यक्तिगत भागीदारी फर्म में हिसाब, व्यक्तिगत भागीदारी में जो व्यक्तिगत फर्म है उसमें जो भागीदारी बनी थी, क्योंकि जो भागीदारी होती है वो फर्म कहलाती है, और अगर वो व्यक्तिगत हो गई तो हिसाब पाने का अधिकार वो निर्धारित होता है, ठीक है, तो वो अनियोजित दावा है, ठीक है। उसके बाद भरण पोषण का बकाया धन, भरण पोषण का रकम जो भी होगा वो निर्धारित होगा, नहीं दे रहे हो तो वसूली का राइट होता है, एक्शनेबल क्लेम है। सादा ऋण, ये शायद दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, नीचे लिखा है सादा ऋण, ठीक है। ऋण कैसा हो, सादा ऋण हो, यानी अनसिक्योर्ड हो, कोई बंधक हो, अनसिक्योर्ड हो। बंधक कई प्रकार के होते हैं, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया हूं, भाग 1 में जाके देख लीजिएगा, भाग 1-2 में जरूर लिखा होगा। बंधक, अगर सादा बंधक है तो एक्शनेबल क्लेम होता है क्योंकि उसमें कब्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर भोग बंधक है, अंग्रेजी बंधक है, और कैसा बंधक है, वो सशर्त बंधक है, तो वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर्ड है, लेकिन सादा बंधक एक्शनेबल क्लेम की श्रेणी में आता है। आगे आ जाइए, लॉटरी का इनाम में दावा, लॉटरी जीत गए हो तो वो जो पैसा मिलना है वो भी एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है, वो भी एक्शनेबल क्लेम है। क्या नहीं है, अनियोज्य दावा में क्या नहीं आता है, क्षतिपूर्ति, चाहे संविदा भंग हुई हो, चाहे कोई अपकृत हुआ हो, तो जो क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है, जो कंपनसेशन पाने का अधिकार है, वो रकम तो कोर्ट निर्धारित करती है, इस नाते रकम निर्धारित ना होने की वजह से ये एक्शनेबल क्लेम नहीं बनता है, ठीक है। फिर बंधक ऋण, बंधक में सादा ना हो बाकी कोई भी बंधक हो तो वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। प्रतिभूत ऋण, देखो सिक्योर्ड है, ये भी नहीं होगा। सशर्त बंधक, ठीक है, सशर्त बंधक एक तो सिक्योर्ड है, ये भी नहीं आएगा। डिक्री पास ऋण, डिक्री पास हो गई है तो कोर्ट दिलाई देगा, ये भी नहीं है, ठीक है। अंतर्वर्ती लाभ, कोई अंतर्वर्ती लाभ जिसको कहते हैं, ठीक है, तो अंतर्वर्ती लाभ अगर है तो वो भी नहीं आएगा। मध्यवर्ती लाभ, ये अंतर्वर्ती लाभ हो जिसको कहते हैं इंटरलोकेटरी बेनिफिट, और मेसनी प्रॉफिट जिसका उल्लेख सीपीसी की धारा 2 के खंड 12 में किया गया है, ठीक है, तो ये मेसनी प्रॉफिट या अंतर्वर्ती लाभ में रकम निर्धारित नहीं होता है, इस नाते ये भी एक्शनेबल क्लेम नहीं है। मेसनी प्रॉफिट का मतलब होता है, मैं फिर समझा देता हूं, अगर आप मेरी जमीन पे कब्जा कर लिए जबरदस्ती तो मुझे जमीन पाने का भी हक है आपसे, और उतनी समय तक जो लाभ आपने लिया और उस लाभ पे जो ब्याज बन रहा है वो भी वसूल करने का जो मेरा राइट है, इसी को मेसनी प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है, इसी को मेसनी प्रॉफिट कहते हैं। जब सीपीसी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा डिटेल में। कॉपीराइट, कॉपीराइट भी एक्शनेबल क्लेम की श्रेणी में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि रकम निर्धारित नहीं है। उसके बाद कंपनी का अंश, कितना अंश मिलना है, ये भी एक्शनेबल क्लेम में नहीं आता है। गिरवी, ये सब सिक्योर्ड हैं, इस नाते नहीं आते हैं। चेक, वचन पत्र, विनिमय पत्र, ये सब सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है, इस नाते ये सब, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपने देखा अनियोज्य दावा की श्रेणी में क्या आते हैं और क्या नहीं आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10 को, एक्शनेबल क्लेम कब ट्रांसफर किया जा सकता है, कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, लिखित होगा, हस्ताक्षरित होगा, अनियोज्य दावे में अंतर्ती का दायित्व क्या होगा। अरे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, चैप्टर 8। बहुत कन्फ्यूजन है, हर कोई परेशान है, चाहे टीचर हो या बच्चा, हर कोई परेशान है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सारी परेशानी दूर कर दूंगा, सारी परेशानी दूर कर दूंगा। बस
धैर्य रखिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है सब्सक्राइब, लेकिन लाइक शेयर कमेंट बार बार होता रहता है, उसको बार बार करते रहो। यही असली गुरु दक्षिणा होगी आप लोगों की, और कुछ नहीं देना है। बाकी सारे वीडियो फ्री में है, सारे वीडियो फ्री में है। बस अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा अगले वीडियो में, ठीक है, अध्याय 8 का जिक्र करूंगा। और यहाँ देखिए संपर्क सूत्र भी लिखा हुआ है, यानी कांटेक्ट नंबर, मोबाइल कांटेक्ट नंबर है। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन सारी क्लासेस संचालित की जा रही हैं, लगातार क्लासेस चल रही है, ठीक है। सारा मटेरियल सामग्री दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, नोट सामग्री सब दिया जा रहा है, ठीक है। सब मेंस राइटिंग हो रहा है, ठीक है, प्री को पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। बस कोई जरूरत है आप लोगों को संपर्क करने का, और संपर्क करके तत्काल लाभ लेते रहिए, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में अध्याय 8 का जिक्र करेंगे।